बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच रहें। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के बड़े अहम केसेस ज़ेर समाअत थे, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का अमल जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। बंदर बांट कंप्लीट हो गई और फिर उस बंदर बांट का सिला भी मिल गया है। किसको सिला मिला है उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाजरीन, एएनपी के रहनुमा एमएल वली जो है आज वो एस्टेब्लिशमेंट पर बरस पड़े हैं। बड़े संगीन इल्जामात उनकी जानिब से लगाए गए हैं और उन्होंने बाकायदा नाम लेकर जो है वो मुखातिब किया है, उस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ साथ आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी और उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एक मुश्तरका एलामिया जो है वो भी सामने आया और उस एलामिया पर भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि आज इमरान खान साहब के जो है वो केसेस की बात थी और कौन कौन से केसेस थे। नाजरीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में और साइफर केस में सजा सुनाई गई थी। साइफर केस में सजा सुनाने से पहले बहरहाल उनकी बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो गई थी, लेकिन जब नीचे चूंकि दीगर केसेस में भी वो गिरफ्तार थे, तो जब नीचे केस का फैसला हुआ तो साइफर केस में उन्हें सजा सुना दी गई, जो खसूसी अदालत बनाई गई थी इस मकसद के लिए। और फिर तोशा खाना केस जो था उसमें भी एहतसाब अदालत के जज ने उन्हें सजा सुनाई थी। तो आज उन दोनों केसेस की अपीलें जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत थी और इमरान खान साहब के वकला जो है वो बहरहाल तैयार थे आर्गूमेंट्स के लिए, लेकिन आप जुल्म ये देखें कि इसमें सरकार की जानिब से इल्तवा मांगा गया कि जी हमारी तैयारी नहीं है और हमें जो है वो वक्त दिया जाए केस तैयार करने का। हालांकि ये वही टीम है जिसने अप टू सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की बेल एप्लीकेशन जब जेर समाअत थी तो वहाँ भी केस जो है साइफर वाला भी और तोशाखाना वाला केस भी, तो वहाँ यही वकला की टीम जो है वो पेश होती रही है और फिर जब उनको सजा सुनाई गई उससे यानी उस केस में जो ट्रायल था उस ट्रायल में भी यही टीम थी, लेकिन अब इमरान खान साहब को ज्यादा से ज्यादा अरसा जेल में रखना मकसूद है, तो इसलिए इल्तवा मांगा गया और फिर आज कोर्ट ने इल्तवा दे भी दिया। अब आमिर फारूक साहब की अदालत से जो इमरान खान साहब के केसेस के साथ जो सलूक किया गया वो आप सबको पता है, मुझे भी पता है। तो लगता नहीं है कि यहाँ से इंसाफ होगा, क्योंकि साइफर केस के हवाले से जब इमरान खान साहब की दरखास्त जमानत खारिज की गई थी तो मैं समझता हूँ एक किस्म की फर्द जुर्म आयद की गई थी जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बाद में सुप्रीम कोर्ट से तो उनको रिलीफ मिल गया था, लेकिन बहरहाल वो एक अपना जो उनका माइंड सेट था वो वाजे कर चुकी हैं उस बेल एप्लीकेशन में भी, और लगता नहीं है कि अब इस ट्रायल में भी जो है वो इमरान खान साहब को इस केस में कोई खातिर खा कामयाबी मिलेगी। सॉरी, अपील में। ट्रायल तो चूंकि कंप्लीट हो चुका है, तो आज बहरहाल केसेस की समाअत जो है वो फिर मुलतवी कर दी गई है। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का अमल था ये मुकम्मल कर लिया है। बंदर बांट जो है वो हिस्सा बकदर जुस्सा वो दे दिया गया है और 334 नशिस्तों पर जो है वो नई पार्टी पोजीशन वो कौमी असम्बली में इस तरह सामने आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 123 नशिस्तों के साथ सबसे आगे है। 75 नशिस्तें ऐसी हैं जो जीती थी और 75 में भी बहरहाल 20 या गालबन 25 सीटें थी तो वो जीती थी, बाकी जो है वो तो जितवाई गई थी। और फिर आज़ाद 9 अरकान जो हैं वो शामिल हुए थे। खवातीन की 34 नशिस्तें दी गई हैं, अकलियत की 5 नशिस्तें दी गई हैं, तो मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त 123 नशिस्तें हैं। सुन्नी इत्तेहाद जो है उसके 82 मेंबर्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तें जीती थी, 16 नशिस्तें खवातीन की और 3 मखसूस, टोटल अब 73 सीटें हैं, 73 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। एमक्यूएम के पास अब जो है वो 17 है, 4 उन्हें खवातीन की और एक मखसूस नशिस्त दी गई है। जमीयत उलमा इस्लाम जो है इसी तरह उसको भी 4 खवातीन की नशिस्तें और एक मखसूस नशिस्त। आईपीपी को एक नशिस्त जो है वो अकलियत की भी दी गई है। इसी तरह एमडब्ल्यूएम, मुस्लिम लीग ज़िया, बाप, बीएनपी, नेशनल पार्टी और पीके मैप को एक एक नशिस्त दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक नशिस्त दी गई है। 8 अरकान की हैसियत जो है, आज़ाद हैसियत, वो बरकरार है। एक सीट पर इलेक्शन नहीं हुआ था और एक सीट ऐसी है जिसका नोटिफिकेशन रुका हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ एक मजेदार बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक लतीफा सामने आया इस बंदर बांट के खेल में। वहां खैबर पख्तूनख्वा में 7 सीटें जीतने वाली जमीयत उलमा इस्लाम को खवातीन की 10 नशिस्तें दी गई हैं। 6 सीटें जीतने वाली मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 8 नशिस्तें दी गई हैं। 4 सीटें जीतने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खवातीन की 6 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। अब यानी ये हिस्सा वो है जो जुस्से से ज्यादा मिला है। और फिर बदकिस्मती ये भी है कि ये सियासी पार्टी जिन्होंने ये मखसूस नशिस्तें ली हैं
یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی گئے تھے کہ یہ نشستیں ہمیں دی جائیں. یعنی پاکستان میں کوئی ایک جمہوری اور جو سیاسی اقدار ہوتی ہیں اس کی اس سے زیادہ غلیظ پامالی جو ہے میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے خود کو بڑا ایک وہ جمہوریت کا علمبردار بھی کہتے ہیں، اس مکروہ اور غلیظ کھیل میں وہ بھی پوری طرح سے شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایمل ولی ANP کے رہنما جو ہیں وہ برس پڑے ہیں آج فوج پر، اسٹیبلشمنٹ پر، اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اور مخاطب بھی کیا نام لے کے. انہوں نے کہا کہ جی اسلام آباد میں ہماری آواز گونجنے نہیں دی جاتی. پورا ملک اس بات پر متفق ہے کہ عام انتخابات میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے. یہ انتخابات دھاندلی سے بھرے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے تھے. اتنی بری طرح سے قوم کے مینڈیٹ کے ساتھ جو مذاق ہوا اس کی مثال نہیں ملتی. اور پھر ایک بڑا سنگین الزام ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی اس لڑائی میں عوام کو ڈال دیا گیا. اب یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے الزام لگایا کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ عوام کو اس لڑائی میں ڈال دیا جائے، اور پھر افسوس میڈیا کو بھی اس لڑائی میں ڈال دیا گیا. 9 مئی سے انتخابات پر تفریق کا عمل شروع ہوا. ایک طرف 9 مئی میں لوگوں کو سزائیں ہوئیں، 9 مئی کے بعد پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور پھر نئی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں. دوسری طرف 9 مئی میں ملوث لوگوں کو خیبر پختونخوا میں کینٹونمنٹ میں مہمان بنایا جاتا ہے. ایک اور بھی انہوں نے الزام لگایا اور ایک ٹرم بلکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے استعمال کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بزنس ماڈل ہے. آج حافظ صاحب کیوں چپ ہیں؟ قوم کے اربوں روپے لگے ہیں. اور پھر انہوں نے طنز بھی کیا کہ ان بیوقوفوں کو اتنا نہیں پتا چلا کہ ایک افغان شہری جس کا شناختی کارڈ بلاک ہے وہ پارلیمان کا ممبر ہے اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا. ہر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو ادارے والوں نے کیا ہے وہ پوری قوم کے چور ہیں. اب یہ ادارے کا نام لے رہے ہیں اور کس ادارے کا نام لے رہے ہیں یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. وہ پوری قوم کے چور ہیں. قوم کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اب انہیں نیا روزگار مل گیا ہے. عسکری پارلیمان اور عسکری حکومتیں بھرتی دفاع کے لیے ہوتے اور وہی کام آپ کو برا لگے یہ نہیں ہو سکتا. چوکیدار کا کام چوکیداری کرنا ہے. ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا ہم پیر پڑیں یا ہمارا ہاتھ آپ کے گریبان پر ہوگا. آرمی چیف وضاحت دیں کہ وہ امریکہ کے 7 روزہ دورہ میں کیا طے کر کے آئے ہیں. ان کے آتے ہی اس ملک میں عام انتخابات ہوئے ہیں اور ان عام انتخابات میں پوری قوم کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اب یہ بڑے سیریس ایلیگیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے بہرحال اس کی وضاحت جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے. کچھ وضاحت جو ہے وہ آج کی گئی ہے کور کمانڈر کانفرنس میں، لیکن ایک میسج بھی کنوے کیا گیا پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے. آج پاکستان کی مسلح افواج کے وہ چونکہ اس ملک میں کافی عرصے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جاری ہے، تو آج جو کچھ کہا گیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشاروں پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے ساتھ ریاست طاقت کے ساتھ نمٹے گی. عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی. پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہر سطح پر جاری رکھے گا. فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور جنگی جرائم کی مذمت. اب ظاہر ہے چونکہ غزہ میں بھی ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں بھی ظلم ہو رہا ہے، اور ان کی میں سمجھتا ہوں مذمت بھی ہونی چاہیے، ان کی سیاسی، سفارتی ہر طرح سے مدد بھی ہونی چاہیے. لیکن جو ظلم پاکستان میں ہو رہا ہے، یاسمین راشد کینسر سروائیور ہیں، ابھی تک جیل میں ہیں. طیبہ راجہ، سنم جاوید، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، سینیٹر اجاز چودھری یہ بھی جیل میں ہیں. شیخ رشید کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اعظم سواتی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اون بپی کے ساتھ کیا سلوک ہوا، ملک نیاز احمد جکھڑ کے ساتھ کیا سلوک ہوا. بزرگ سیاستدان ہیں، شیخ رشید بھی بزرگ ہیں، اعظم سواتی صاحب بھی بزرگ ہیں، ملک نیاز احمد جکھڑ صاحب بھی بزرگ ہیں. اسی طرح اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں. یہاں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. لوگوں نے 9 مئی کے نام پر اداروں نے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैक डाउन किया, और उस क्रैक डाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान के भांजे बैरिस्टर हसन न्याजी जो है वो अभी तक जेल में है। मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाती। हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो है, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाजत नहीं होती। अगर कोर्ट से मुलाकात की इजाजत भी ले भी ली जाए तो भी हीले बहानों से जो है मुलाकात नहीं करवाई जाती। और फिर आज भी वही बात की गई है 9 मई के हवाले से कि जी 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं और जिन्होंने इश्तियाल दिलाया, और उस इश्तियाल दिलाने वालों को जो है वो कानून के मुताबिक उनको उनके साथ निपटा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। वो और फिर शोहदा की यादगारों की बेरहमती करने वालों, फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतलका दफात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बाज मजमूम अनासर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली झूठी, मुनज़्ज़म और जैली खबरों पर तशवीश का इजहार भी किया। बिल्कुल जी, जिन लोगों ने शोहदा की यादगारों पर हमला किया और किसी के घर में दाखिल हुए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों में जो लोग दाखिल हुए हैं, वो इदारे, खा उनका ताल्लुक पाकिस्तान की किसी भी मैं समझता हूँ मुसल्लह अफवाज के किसी इदारे से है, या पाकिस्तान की पुलिस है, एफआई है, नैब है, एंटी करप्शन है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह कोर कमांडर साहब का घर जो है उसका तकद्दुस है, इसी तरह एक आम आदमी के घर का भी तकद्दुस है। बुनियादी तौर पर ये 9 मई का जिम्मेदार जो है, मैं समझता हूँ वो लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़कर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, उनके साथ बदतमीजी की, उनके वकला को मारा और बदतमीजी करते हुए उनको गिरफ्तार करके गाड़ी में डाला। बुनियादी तौर पर ये लोग जो है ये 9 मई के मैं समझता हूँ असल किरदार ये हैं, और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको निशाना बनाया गया 9 मई की आड़ बनाकर। पता नहीं ये 9 मई वाला ड्रामा जो है वो कब तक चलता रहेगा। पाकिस्तान में हर वो शख्स जो इस मुल्क का शहरी है, खा इस मुल्क का शहरी ना भी हो, लेकिन इस मुल्क में अगर रहता हो तो उसका घर भी उतना ही मोहतरम और मुकद्दस है जितना पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का है, जितना पाकिस्तान के आर्मी चीफ का है, जितना पाकिस्तान के किसी कोर कमांडर का है। यास्मीन राशिद का घर भी उसी तरह मुकद्दस है। मियां असलम इकबाल साहब का घर भी उसी तरह मुकद्दस था, लेकिन उनके घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, उनकी बेटी का जहेज लूट लिया गया। उमर डार और उस्मान डार की बुजुर्ग वालदा के साथ क्या सलूक किया गया वो भी सबको पता है। तो ये 9 मई को आड़ बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रियासत या रियासती इदारों की जानिब से जो गैर कानूनी इकदाम किए गए हैं, हम इनको भी कंडेम करते हैं। मैं तो जरूर करूंगा, और मैं बल्कि पहले भी करता रहूंगा, अब भी करूंगा। ये 9 मई का ड्रामा जो है मेरे ख्याल में अब बंद हो जाना चाहिए, तो बेहतर है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।